हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज automation, what is industrial automation, what is the use of industrial automation and what are the benefits of this automation system. So किसी भी प्रोसेस प्लांट में अगर हम ऑटोमेशन करते हैं तो वो कैसे वर्कआउट होता है, प्रोसेस को कैसे ऑटोमेटिक चलाया जाता है, कौन से कंपोनेंट्स ऑटोमेशन में यूज किए जाते हैं, उसके पैरामीटर्स हमें इनिशियल लेवल पे क्या सेट करने पड़ते हैं एंड वो कैसे वर्कआउट होता है। सो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों देखते हैं हम ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन आपको नाम से ही पता चलता है, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक मोशन मीन्स ही ऑटोमेशन है। अब ये ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन और ऑटोमेटिक कंट्रोल इज द यूज ऑफ वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स फॉर ऑपरेटिंग इक्विपमेंट सच एज मशीनरी, प्रोसेसेस इन फैक्ट्रीज, बॉयलर्स एंड heat treating ovens, filling systems, steering and stabilization of ships, aircrafts and other applications with minimum or reduced human intervention। जैसे कि किसी भी आप इंडस्ट्री में देखते हैं तो जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, क्वालिटी चेकिंग है, प्रोडक्शन है, किसी भी अगर आप फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे जो कुछ भी इंडस्ट्रियल वर्कआउट होता है वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम रहता है। मतलब जहाँ पे ह्यूमन की नीड नहीं रहती, जो भी कुछ वर्क रहता है वो ऑटोमेटेड किया जाता है बाय यूजिंग ऑफ मशीन। इसे बोलते हैं ऑटोमेशन। एंड जो ऑटोमेशन है हर एक इंडस्ट्री में वर्कआउट होता है, दैट्स वाई इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। चाहे वो फिर बॉटल फिलिंग प्लांट है या अगर आपका करंट एग्जाम्पल देखा जाए तो ऑलमोस्ट बॉटल फिलिंग प्लांट हर एक प्लांट में पीएलसी या हर एक कंट्रोलर यूज करके ही हम क्या करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम को रन करते हैं। चाहे वो फिर फूड प्रोसेसिंग का प्लांट है या कार पार्किंग सिस्टम है या मिक्सिंग प्रोसेस का है या केमिकल मिक्सिंग प्रोसेस का है, मेडिकल फील्ड है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में ऑटोमेशन का अभी यूज किया जाता है बाय यूजिंग मशीन्स। जो जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम रहता है, जहाँ पे जो भी कुछ वर्क रहता है वो ऑटोमेटेड किया जाता है बाय यूजिंग ऑफ मशीन। सो ये ऑटोमेशन जो है वो टू टाइप्स का ऑटोमेशन रहते हैं, सेमी ऑटोमेशन एंड सेकंड वन है फुली ऑटोमेशन। अब सेमी ऑटोमेशन एंड फुली ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस है देखिए। जैसे कि सेमी ऑटोमेशन मतलब जहाँ पे 50% वर्क इज डन बाय ऑटोमेटिकली एंड 50% वर्क इज डन बाय द मशीन। जहाँ पे ह्यूमन की भी नीड है एंड जहाँ पे नीड मशीन्स की भी है, मतलब मशीन्स भी 50% वर्कआउट करती है एंड 50% जो है वो ह्यूमंस के थ्रू किया जाता है, उसे बोलते हैं सेमी ऑटोमेशन। एंड फुली ऑटोमेशन मीन्स जहाँ पे 100% वर्क इज डन बाय द टोटली डन बाय द मशीन, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता है, जहाँ पे ह्यूमन की नीड नहीं रहती, जो भी कुछ वर्क है सिर्फ वहाँ पे मशीन करती है। सिर्फ मशीन को यहाँ पे आपको क्या करना है, इनपुट्स देने हैं एंड वो इनपुट्स देने के बाद वो मशीन ऑटोमेटिकली वर्क करती है, इसे बोलते हैं फुल्ली ऑटोमेशन। ओके, तो ये जो ऑटोमेशन की प्रोसीजर है वो कैसे रन किया जाता है, मतलब ऑटोमेशन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, तो हम उसका एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू उसका ऑटोमेशन की प्रोसेस हम यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब आपको अच्छे से वो कनेक्ट हो जाएगा कि एक्चुअल ऑटोमेशन की प्रोसीजर में क्या वर्क होता है एंड ऑटोमेशन जो है वो कैसे पूरा वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे कोरिलेट करके बता देती हूँ कि ऑटोमेशन जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी से कैसे कनेक्ट होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी भी जो है एक ऑटोमेशन है, जहाँ पे पूरा सिस्टम जो है वो कंट्रोल में रहता है एंड यहाँ पे पूरा सिस्टम हमारा ऑटोमेटेड वर्क करता है। तो जैसे कि ऑटोमेशन प्रोसेस के अंदर ये 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है आपका कंट्रोलर, सेकंड वन है आपका एक्चुएटर्स एंड थर्ड वन है हमारे सेंसर, जो कि इन तीनों कंपोनेंट के सिवाय जो भी ऑटोमेशन सिस्टम है वो वर्कआउट नहीं होती। सेम हियर हमारे ह्यूमन बॉडी में भी हमारे कंट्रोलर्स है, एक्चुएटर्स है एंड सेंसर्स है। जहाँ पे यहाँ पे देखिए कंट्रोलर जो है, हमारे कंट्रोलर का वर्क क्या रहता है। कंट्रोलर मतलब पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। अब पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे देखिए कनेक्शंस टू सुपीरियर कंट्रोलर दिया है। मतलब कंट्रोलर, मैंने आपको अभी बताया कि ऑटोमेशन मतलब
जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता, जहाँ पे ह्यूमन की नीड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो वर्क रहता है वो किससे, मशीन थ्रू किया जाता है, सिर्फ आपको मशीन को इनपुट देने पड़ते। तो यहाँ पे कनेक्शंस टू सुपीरियर कंट्रोलर्स, यहाँ पे रिमोट एरियाज या आपके एचएमआई मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस रहता है, मतलब जहाँ पे ह्यूमन सिर्फ वहाँ पे उस मशीन को इनपुट देता है कि बाबा मुझे 50% यहाँ पे आउटपुट चाहिए। तो जो मैंने 50% आउटपुट जो है वो मैंने एचएमआई थ्रू किसे, कंट्रोलर को सेट किया, किसने, ह्यूमन ने सेट किया 50% मुझे आउटपुट चाहिए। अब ये 50% आउटपुट जो है यहाँ पे कंट्रोलर पे सेट हुआ। देन नेक्स्ट वन है आपका यहाँ पे प्लांट। अब ये प्लांट जो है वो है कंट्रोल प्रोसेस प्लांट। कंट्रोल प्रोसेस प्लांट मतलब जहाँ पे जो भी कुछ हमें प्रोडक्शन करना है या जो भी कुछ हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, तो इस कंट्रोल प्रोसेस प्लांट को पहले इनपुट दिया जाता है। तो इनपुट जो है आपका कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सब्सटेंसेस रहते हैं जो, तो इसे कंट्रोल प्रोसेस प्लांट को आपको ये क्या करना है, यहाँ पे इनपुट देने हैं। इनपुट देने के बाद आपको यहाँ पे उसका डिजायर्ड आउटपुट आपको यहाँ पे मिलता है। अब ये डिजायर्ड आउटपुट तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, तो आपको डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलने के लिए इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, बाय यूजिंग कंट्रोलर, सेंसर्स एंड एक्चुएटर, मतलब ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। यहाँ पे ह्यूमन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे इनपुट्स देने हैं। इनपुट्स देने के बाद वो पूरी सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्कआउट होती है। वर्क होने के बाद आपको डिजायर्ड आउटपुट डायरेक्टली मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने इनपुट्स दिए कंट्रोल्ड प्रोसेस प्लांट को, थ्रू इनपुट देने के बाद आपको आउटपुट मिलने के लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोलर पे सेट किया 50% करने के बाद यहाँ पे है सेंसर्स। अब यहाँ से कंट्रोल प्लांट से इनपुट लेने के बाद जो सेंसर्स को आपको आउटपुट जाता है, मतलब आउटपुट तो डायरेक्टली नहीं आता, इसके लिए ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो सेंसर्स यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, आपका में भी लेवल डिटेक्टिंग सेंसर हो सकते हैं, प्रेशर डिटेक्टिंग सेंसर हो सकते हैं, टेम्परेचर डिटेक्टिंग सेंसर्स हो सकते हैं, फ्लो डिटेक्टिंग सेंसर्स हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिटेक्टिंग सेंसर हो सकते हैं, मतलब आपके सेंसर मतलब ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ ट्रांसमीटर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, आपके रॉ मटेरियल्स जो कंट्रोल प्रोसेस प्लांट के थ्रू आते हैं तो इसे मेजर करते हैं, वो यहाँ पे कंट्रोलर को प्रोवाइड किया जाता है। जो भी सेंसर्स के थ्रू कंट्रोलर को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है उसे प्रोसेस वैल्यू बोलते हैं, प्रोसेस वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे सेंसर्स के थ्रू कंट्रोलर को जो वैल्यू मिली वो है आपकी प्रोसेस वैल्यू। तो मानो कि आपकी प्रोसेस वैल्यू यहाँ पे सेंसर ने सेंस की, डिटेक्ट की, तो यहाँ पे उसकी प्रोसेस वैल्यू मिली आपको 45%। लेकिन कंट्रोलर को एचएमआई ने सेट किया है 50%, मतलब हमें डिजायर्ड आउटपुट कितना चाहिए, 50% का चाहिए। लेकिन आपने सेंसर्स ने जो हमें यहाँ पे डिटेक्ट करने के बाद जो हमें प्रोसेस वैल्यू दी वो है 45%, मतलब यहाँ पे डिफरेंस आता है 5% का। तो ये 5% का डिफरेंस जो है वो आपको एडजस्ट करने के लिए फिर आउटपुट आपको डायरेक्टली आता है फिर एक्चुएटर्स को। यहाँ पे एक्चुएटर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि कंट्रोलर से, बॉल से या डायफ्राम से, ये है हमारे एक्चुएटर्स। तो यहाँ से एक्चुएटर्स उसे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं एंड ये आउटपुट आपको अगेन कंट्रोल प्रोसेस प्लांट को जाता है। अगर आपका आउटपुट अगेन 50% मैच हुआ, बराबर यहाँ पे 50% आया, तो आपको यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। अदरवाइज अगर आपका 59% आया या 51% आया तब भी आपका आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलता। फिर अगेन वो फीडबैक थ्रू अगेन रिपीट सेंसर्स को जाता है। अगेन सेंसर क्या करते हैं, उसे डिटेक्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस वैल्यू चेक करके फिर कंट्रोलर को दिया जाता है। अगेन कंट्रोलर एक्चुएटर्स के थ्रू प्रोसेस प्लांट को देते हैं। अगर आपका आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट मैच होता है 50%, देन आपको आउटपुट यहाँ पे मिलता है। अदरवाइज वो रिपीटेडली ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चलती रहती है जब तक आपको आउटपुट नहीं मिलता। सो ये जो सिस्टम है पूरी मैंने आपको बताई। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे आपने देखा हो कि यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन ने क्या किया है, एचएमआई के थ्रू सिर्फ इनपुट सेट किया है, कितना, वो मुझे 50% का आउटपुट चाहिए, तो सिर्फ 50% का आउटपुट इसने इनपुट्स दिया। बाकी का जो पूरा वर्क है कंट्रोलर का, एक्चुएटर्स का, सेंसर्स का या कंट्रोल प्रोसेस प्लांट का, यहाँ पे ह्यूमन की जरूरत नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जहाँ पे पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेटेड वर्क होता है। तो इसे कहते हैं ऑटोमेशन प्रोसेस।
सेम हियर, इसीलिए मैंने आपको ये समझने के लिए मैंने आपको ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दिया था। जो हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक ऑटोमेशन की तरह वर्क करती है, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कंट्रोलर है पूरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, वैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन है, जहाँ पे ऐसे सेंसर्स है, सेंसिंग एलिमेंट, जैसे कि सेंस करने के लिए ट्रांसमीटर है, यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए लेवल, प्रेशर, टेम्परेचर या फ्लो या डिस्प्लेसमेंट, जो भी कुछ यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स है। वैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी हमारे सेंसिंग एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारे आईज है, नोज है, स्किन्स है, ये जो है हमारे सेंसर्स है। एंड थर्ड वन है हमारे एक्चुएटर्स यहाँ पे जो भी कुछ है, कंट्रोलिंग वॉल्स है, डायफ्राम्स है। सेम हियर हमारे बॉडी में भी, ह्यूमन बॉडी में भी हमारे एक्चुएटर्स है, हमारे मूविंग पार्ट जो भी हमारे हैंड्स है, लेग्स है, ये जो है हमारे एक्चुएटर्स है। तो सेम हियर दोस्तों, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस को चलाना है तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन कंट्रोलर, सेकंड वन एक्चुएटर्स एंड थर्ड वन सेंसर। सो होप सो कि आपको ये ऑटोमेशन की प्रोसीजर समझ में आई होगी दोस्तों। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये ऑटोमेशन प्रोसेस तो वर्कआउट होता है, लेकिन ऑटोमेशन जो है वो मार्केट में कब आया, कि हम ऑटोमेशन के ऊपर कब काम करने लगे, एग्जैक्टली इंडस्ट्री जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर कब काम करने लगे, जिसकी वजह से कि इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्ट में एक्यूरेसी आई, इफिशिएंसी ज़्यादा मिलने लगी। ये जो है वो कब से होने लगा एंड उसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या करते गए हम, अब इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या रहती है। अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की हिस्ट्री देखा जाए तो फर्स्ट वन था हमारा मैनुअल कंट्रोल। जब मैंने आपको प्रोसीजर बताई ऑटोमेशन की, जहाँ पे पूरे कंट्रोलर के थ्रू पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो पहले तो कंट्रोलर अवेलेबल नहीं रहते थे, तब वहां पे जब कंट्रोलर अवेलेबल नहीं रहते थे तो फर्स्ट टाइम हमारी इंडस्ट्री जो है वो मैनुअल कंट्रोल के ऊपर वर्क करती थी। मतलब कंट्रोलर का काम भी मैन्युअली ही चलता था, एक्चुएटर्स का काम भी मैन्युअली चलता था एंड सेंसर का भी काम मैन्युअली चलता था। मतलब वहां पे लेबर की ज्यादा जरूरत थी, जो भी कुछ है वो ह्यूमन, मतलब लेबर उसे एडजस्ट कर सकते थे, उसे कंट्रोल भी लेबर करते थे, उसका डायफ्राम्स का या कंट्रोलिंग वॉल्स का जो कुछ कंट्रोल है वो भी लेबर करते थे। एंड अगेन सेंस करने का जो है काम वो पूरा मैन्युअली किया जाता था, मतलब उसके कनेक्शन जो है वो मैन्युअली चेक किया जाता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रोडक्टिविटी जो थी वो कम रहती थी, टाइम ज्यादा जाता था एंड ह्यूमन की सेफ्टी नहीं थी। दैट्स वाई ह्यूमन सेफ्टी नहीं रहने की वजह से ऑलमोस्ट आपकी एक्यूरेसी जो है वो कम रहती थी एंड इफिशिएंसी भी कम आती थी। सो ये जो है उसके जो कुछ ड्रॉबैक है उसे ओवरकम करने के बाद हमने नेक्स्ट 1930s के बाद ऑलमोस्ट हमने न्यूमेटिक कंट्रोल एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। हम ऐसे भी कर सकते कि हमारा ऑटोमेशन ही स्टार्ट हुआ 1930 के बाद, मतलब जब हमने न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक के ऊपर वर्क किया। अभी न्यूमेटिक कंट्रोल एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल क्या रहते हैं, देखो जैसे कि कह सकते हैं न्यूमेटिक कंट्रोल मींस एयर प्रेशर कंट्रोल, जो कंप्रेस्ड एयर रहती है उसे यूज करके हम सिस्टम को रन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बसेस के जो डोर्स रहते हैं उसे ओपन क्लोज करने का काम जो है न्यूमेटिक कंट्रोल के थ्रू किया जाता था। एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल मतलब ऑयल जो रहता है, प्रेशराइज्ड ऑयल के ऊपर उसके जो प्रेशर रहते हैं उसके थ्रू सिस्टम को हम रन करते थे। लेकिन उसमें न्यूमेटिक कंट्रोल एंड हाइड्रोलिक कंट्रोलर के भी कुछ डिसएडवांटेज थे। जैसे कि न्यूमेटिक कंट्रोल जो है एक बल्कि सिस्टम था, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट यूज किए रहते हैं। जैसे कि हम न्यूमेटिक को मैंने बोला कि आपको जो हमारी एयर रहती है, एयर प्रेशर को, कंप्रेस्ड एयर को हमें क्या करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसे मेंटेन करना पड़ता है। तो एयर प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट यूज किए जाते थे, जैसे कि कंप्रेसर है, पिस्टन्स है, अलग अलग पाइप्स है। सो इसकी वजह से वो पूरी सिस्टम ज्यादा बल्कि लगती थी। एंड न्यूमेटिक सेकंड उसका डिसएडवांटेज था कि वो न्यूमेटिक कंट्रोल का एक स्टैंडर्ड सिस्टम अगर हम बनाते हैं तो वो अदर सिस्टम को हम यूज नहीं कर सकते थे। अदर पर्टिकुलर सिस्टम को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए दूसरा सिस्टम या दूसरा कंट्रोल सर्किट बनाना पड़ता था। तो दैट्स वाई ये उसका न्यूमेटिक कंट्रोलर का, हाइड्रोलिक कंट्रोलर का एक ड्रॉबैक था।
तो उसे फिर इसकी वजह से भी क्या होते थे, हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए उतना प्रोडक्टिव या इतना एक्यूरेट नहीं आता था। तो दैट्स वाई इसे ओवरकम करके फिर हमने थर्ड जनरेशन लाई, वो है हार्डवेयर लॉजिक कंट्रोल। अब ये हार्डवेयर लॉजिक कंट्रोल मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ये है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अब इसके अंदर भी अलग अलग रिलेज, ट्रांसफार्मर, वायरिंग यूज करते थे। दैट्स वाई ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स लगती थी, जहाँ पे अगर एक फॉल्ट, सपोज मानो कि हमने एक वायरिंग किया एंड इतने सारे वहां पे वायर्स है एंड एक फॉल्ट जनरेट हुआ, तो वो फॉल्ट डायग्नोज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए टाइम जाता था। दैट्स वाई तब तक ये पूरी सिस्टम हमारी क्या होती थी, स्टॉप रहती थी। इसीलिए प्रोडक्शन कम होता था, एक्यूरेसी नहीं मिल पाती थी, इफिशियंसी कम रहती थी। सो ये जो है उसका एक प्रॉब्लम था। एंड मेजर उसका और एक डिसएडवांटेज था कि अगर हमने एक वायरिंग डायग्राम का एक सर्किट बनाया तो सेम सर्किट हम अदर सिस्टम को यूज नहीं कर सकते थे, उसमें मॉडिफिकेशन किए जाते थे। दैट्स वाई ये एक सिस्टम का ड्रॉबैक था। तो उसे ओवरकम करने के बाद, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के बाद फोर्थ हमारी जनरेशन आई, वो है इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हमारी सिस्टम कॉम्पैक्ट बनी, जो कि वायर्स की वजह से कॉम्प्लेक्स बन जाती थी, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक की वजह से बल्कि हो जाती थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम हुई, वो जो सिस्टम है वो पूरी कॉम्पैक्ट बन गई। जैसे कि अब एक स्टैंडर्ड वायरिंग किसी और सर्किट को हम नहीं यूज कर सकते हार्डवेयर लॉजिक कंट्रोलर में, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो ड्रॉबैक ओवरकम कर सकते थे, क्योंकि वहां पे पूरी वायरिंग को हम चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं रहती थी। वहां पे सिर्फ आपका एक कंट्रोलिंग प्रोग्रामिंग का सर्किट जो है सिर्फ उसमें ही चेंजेस करने पड़ते थे, बाकी का वायरिंग आप एज इट इज उसे यूज कर सकते थे। तो दैट्स वाई उसका एक वो प्रॉब्लम था। लेकिन उसमें भी हम एक था कि प्रोग्रामिंग सर्किट वो कॉम्प्लिकेटेड लगता था, एंड उसके आईसीज है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो आईसीज है या कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स यूज करते थे, उसके मेंटेनेंस के जो चार्जेस है वो ज्यादा लगते थे एंड उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते थे। दैट्स वाई उसे फिर चेंजेस करने के लिए एंड उसकी जो ड्रॉबैक्स है उसे ओवरकम करके फिर हमने फाइनली एक कंट्रोलर मार्केट में डेवलप किया, वो है हमारा पीएलसी। पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो कि हम इन डिटेल में आगे इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। इसकी प्रोग्रामिंग क्या रहती है, इसका यूज क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, एंड उसे यूज कैसे करते हैं, उसका प्रोग्रामिंग क्या रहता है, हार्डवेयर क्या रहता है, सॉफ्टवेयर क्या रहता है, एंड इसका मेजर बेनिफिट क्या है इंडस्ट्रीज में इस कंट्रोलर का। क्योंकि हमने मैनुअल कंट्रोल को, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल को, हार्डवेयर एंड लॉजिक कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल को बीट करके हमने फाइनली कंट्रोलर ये मार्केट में लाया एंड इसके ऊपर इंडस्ट्रीज अभी वर्क कर रही है। दैट्स वाई हमें जो प्रोडक्शन है या हमारी इफिशिएंसी है या हमारी एक्यूरेसी है प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा मिल रही है एंड कम टाइम यहाँ पे सेव हो रहा है, ज़्यादा कम टाइम में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे मिल रहा है। सो ये है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की हिस्ट्री। तो अब ये आगे चल के हम देखने वाले कि व्हाट इज पीएलसी। तो इससे पहले मैं आपको पीएलसी जो हमारा ऑटोमेशन है उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी मैंने आपको जो कुछ हिस्ट्री बताई उसके अंदर आपको क्लियर हुआ ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करती हूँ कि एडवांटेजेस क्या रहते हैं उसके। ऑलमोस्ट इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, क्वालिटी इंक्रीज होने वाली है एंड कॉस्ट रिड्यूस होगी एंड सेफ ऑलमोस्ट उसके ऑटोमेशन के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, ह्यूमन की यहाँ पे नीड नहीं है। दैट्स वाई सेफ वर्किंग कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो गए। टाइम सेविंग है क्योंकि पूरी सिस्टम हम ऑटोमेटिकली वर्क करने वाले हैं बाय यूजिंग ऑफ मशीन। दैट्स वाई सिस्टम उसका टाइम जो है वो कम होने वाला है, टाइम सेव होने वाला है। लेस ह्यूमन एफर्ट्स, क्योंकि ह्यूमन की यहाँ पे नीड नहीं है तो ह्यूमन के एफर्ट जो है वो कम होने वाले हैं। एंड फाइनल जो है आपका उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपकी इफिशिएंसी भी बढ़ेगी एंड उसकी मशीन के थ्रू आपको आउटपुट मिलता है। दैट्स वाई इसकी एक्यूरेसी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। एंड इसके डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऑटोमेशन के अंदर मैंने आपको मेजर पॉइंट यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे लेबर कम लगने वाले, जो भी कुछ काम है वो अब
आपकी मशीन करने वाली है, ऑटोमेटेड करने वाली है, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम है। दैट्स वाई यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू आ सकता है, जहाँ पे लेबर्स जो है, लेबर्स को अनएम्प्लॉयमेंट से फेस करना पड़ता है। सेकंड जो है वो पोल्यूशन, ऑब्वियसली पूरा वर्क जो है वो मशीन्स करने वाली है, मशीन के थ्रू ये पूरा ऑटोमेशन होने वाला है। दैट्स वाई यहाँ पे पोल्यूशन जो है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। हाई कॉस्ट रहेगी ऑलमोस्ट, क्योंकि इतनी मशीन है तो हाई कॉस्ट होने वाले है। एंड फाइनल जो है वो स्किल लेबर रिक्वायरमेंट, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे और एक है कि यहाँ पे स्किल लेबर भी लगने वाले हैं। ऐसे नहीं कि लेबर के ऊपर ये पूरा ऑटोमेटेड वर्क होने वाला है, तो यहाँ पे आपको स्किल लेबर की जरूरत रहेगी, जिसको ये पूरा नॉलेज है कि मशीन को कैसे ऑटोमेटेड वर्क चलाना है, उसके पैरामीटर्स क्या सेट करने हैं, उसे कंट्रोल कैसे करना है, उसे मैनेज कैसे करना है, उसे कौन से लेवल पे जाने के बाद उससे कंडीशन या अनकंडीशनल लूप वहाँ पे अप्लाई करने हैं, कहाँ पे आपको इंटरलॉकिंग करनी है, कहाँ पे आपको उसको रिलीज करना है, कौन से स्विचेस यूज करने हैं, कौन से इनपुट्स यूज करने हैं, कौन से आउटपुट्स आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं, ये सब जो है इस सब का नॉलेज जिसे है वो स्किल लेबर ही उस फील्ड में वर्क कर सकते हैं। एक उसका डिसएडवांटेज है। होप सो आज इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ऑटोमेशन के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हम इन डिटेल में पीएलसी के ऊपर काम करने वाले हैं, उसके इनपुट्स क्या रहते हैं, उसके आउटपुट्स क्या रहते हैं, इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। सो दोस्तों, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको डाउट्स है तो आप बाद में रिवर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।